हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज में। और ये हमारा लास्ट हफ्ता चल रहा है और इसमें हम मोस्टली कवर कर रहे हैं आपके यूनिट 1 के जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट बाकी सारे यूनिट्स हमारे कवर हो चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। हालांकि इस सीरीज को शुरू करने का जो पर्पस था वो ये था कि आप हमारे साथ साथ ये 15 दिन में इन टॉपिक्स को कवर करते जाएं, जिससे कि कंसिस्टेंटली अगर आप रोज एक वीडियो देखते रहेंगे और अपने उस टॉपिक को कवर करते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सिलेबस आपने 15 दिन में कितना अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ये सारे बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करके कुछ और बुक से आप थोड़ा बहुत एडिशनल अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं वो करके आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते थे। चलिए, अगर आप अभी तक भी नहीं जुड़े हैं आप अब इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। सारे वीडियोस जो हैं वो एक प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ये वाली सीरीज कर लेते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी यूनिट्स के बेसिक्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। आज हम करेंगे आपके यूनिट 1 में जो आपके दिए गए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, एनसीटीई, एनसीईआरटी, यूजीसी, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो देखिए कितने टॉपिक्स कवर हो जाते हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में स्थापित की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए? टू असिस्ट एंड एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। तो बेसिकली स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए, गुणवत्ता लाने के लिए जो भी नीतियां बनानी है उस पर सलाह देने का काम किसको? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सलाह देने का काम जो है वो करने के लिए 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट ये हो गया आपका। ऑफिशियली वर्किंग जो है इन्होंने 1 सितंबर 1961 से स्टार्ट की। आपको ईयर ही याद रखना है तो 1961 ही आप याद यहाँ पर रखेंगे। फिर आगे चलेंगे। एनसीईआरटी जो है उस समय के जो 7 आपके पहले से ही ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको मर्ज करके बनाया गया था। और कौन कौन सी वो 7 संस्थाएं थी? केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, केंद्रीय शैक्षिक और व्यवसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो, माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र और राष्ट्रीय श्रव्य दिशा शिक्षा संस्थान। ये आपके 7 पहले से ही एग्जिस्टिंग बॉडीज थी जिनको मर्ज करके एनसीईआरटी को बनाया गया। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें एक होती है जनरल बॉडी, एक होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी और तीसरी होती है काउंसिल। जनरल बॉडी जो होती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होते हैं आपके, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात हो रही है जो एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो उसके जो आपके मिनिस्टर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो आज इस समय जनरल बॉडी के जो प्रेसिडेंट है एनसीईआरटी की जो जनरल बॉडी है उसके प्रेसिडेंट कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फिर देखिए सामान्य निकाय, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें तो इसमें अन्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं? एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स और यूटीज के, चेयरपर्सन होते हैं आपके यूजीसी के, वीसी जो होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के वीसीज भी यहाँ पर होते हैं 4। ठीक है, सीबीएसई के चेयरमैन, इसके अलावा जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है उसके कमिश्नर, इसके अलावा कुछ मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो चेयरमैन इज द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। अगेन जो एजुकेशन मिनिस्टर है यहाँ पे चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन क्या होता है? स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। इट्स इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके? सेंट्रल एजुकेशन सेक्रेटरी, सचिव जो होते हैं आपके, चेयरमैन ऑफ यूजीसी और डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। फिर अगर हम इसकी काउंसिल यानी परिषद की बात करें तो काउंसिल हाईएस्ट ऑफिशियल जो होता है वो होता है डायरेक्टर, उसको निर्देशक कहते हैं और इसका टर्म होता है 5 साल का। फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? श्री अरबिंदो बाग, न्यू दिल्ली। डायरेक्टर इस समय कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। और प्रेसिडेंट कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगर हम इसके ध्येय वाक्य की बात करें तो यहाँ पर ध्येय वाक्य क्या है? विद्या अमृतम शुन्यते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, जो कि कहाँ से लिया गया है? ये मोटो आपका ईशा उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब है लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। अब इसका अगर हम लोगो देखें तो आप लोगों ने ये सभी ने ये लोगो अपनी एनसीईआरटी की किताबों पर देखा होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में 3 स्वान्स बने हुए हैं जो एक दूसरे से ऐसे इंटेंगल्ड हैं और ये जो 3 स्वान्स हैं ये एनसीईआरटी के जो 3 कार्य हैं उनको दर्शाते हैं। और 3 कार्य क्या है इनके? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। ये 3 इनके कार्य है जिनको ये 3 इंटेंगल्ड स्वान्स या हंस दर्शा रहे हैं। फिर देखिए
मेजर कंस्टिट्यूएंट बॉडीज कौन सी है एनसीईआरटी की? तो देखिए तत्व जो है आपके, पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में, दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीआईईटी, ये भी न्यू दिल्ली में, तीसरा है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल में है। इसके बाद है आपके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है? 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है एनसीईआरटी के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और एक आपका जो पांचवा है वो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नीरी, जो कि शिलोंग में पड़ता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। ठीक है, तो ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो होते हैं आपके क्षेत्रीय आपके संस्थाएं, और यहाँ पर आपके इंटीग्रेटेड बीएड वगैरह भी चलते हैं। फिर देखेंगे फंक्शंस क्या है इनके। मेनली आप एनसीईआरटी को किससे जोड़ते हैं? जो स्कूली शिक्षा है उसमें जितने भी कार्य हो रहे हैं उनसे आप उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ फंक्शंस पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये रिसर्च को प्रमोट करते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रमोट करते हैं स्कूल एजुकेशन में, मॉडल टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाते हैं, न्यूज़लेटर, जर्नल्स और कुछ और मटेरियल जो होता है वो ये बनाते हैं और प्रकाशित करते हैं। प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग जो होती है टीचर्स की वो भी ये समय समय पर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई नवाचारी कुछ प्रैक्टिसेस आ रही हैं उनको क्या करते हैं, इनको विकास भी करते हैं उनका, और इसके बाद उनको आगे जो है फैलाते भी हैं। कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, एनजीओ, सभी जितने भी आपके स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर एनजीओ के अंतर्गत अगर कोई शैक्षिक संस्थान वगैरह आ रहे हैं उन सभी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करने का काम है वो भी आपका एनसीईआरटी का होता है। इसके अलावा आपके जितने भी स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं उसके लिए एक क्लियरिंग हाउस की तरह ये एक्ट करता है। जो इसके रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उनको ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन देखता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप एग्जाम्स, जो एनटीएससी वगैरह के एग्जाम्स आपने सुन रखे होंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेस के जो लिए टैलेंटेड स्टूडेंट्स अगर इसमें होते हैं उनको अवार्ड देने का काम, स्कॉलरशिप प्रदान करने, छात्रवृत्ति देने का काम जो है थ्रू एग्जाम ये भी करवाता है। इसके अलावा डेटा और इंफॉर्मेशन स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई उसको ये इकट्ठा करता है और उसके बाद उसे प्रोपोगेट करता है, फैलाता भी है, यानी कि प्रकाशित भी करता है। फिर इट कंस्ट्रक्ट करिकुलम फॉर स्कूल टीचर एजुकेशन ऑफ ऑल लेवल, तो स्कूल टीचर एजुकेशन के जितने भी आपके करिकुलर, स्कूल टीचर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए जितने भी आपका करिकुलम है वो ये बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। ठीक है, एनसीटीई जो है आपका, जैसे एनसीईआरटी आपकी स्कूली शिक्षा से जुड़ी है, एनसीटीई आपकी टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो एनसीटीई देखिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टैब्लिश किया था एनसीईआरटी के एक डिपार्टमेंट के रूप में, जहां पर ये एनसीईआरटी को टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो भी सलाहें हैं वो दिया करती थी। तो उस समय जो था एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 1973 में ये एक डिपार्टमेंट ऑफ एनसीईआरटी हुआ करता था। 1993 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, और इसके तहत आपका जो एनसीटीई है 1995 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दे दिया गया, उसका पुनर्गठन यहाँ पर किया गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है, दिल्ली में है, और इसकी जो रीजनल कमिटीज है वो कहाँ है, नॉर्थ की जयपुर में, साउथ बेंगलोर, ईस्ट भुवनेश्वर और वेस्ट जो है वो भोपाल में। फिर देखेंगे आप इनका जो ध्येय वाक्य है वो गुरु गुरुत्तमो धामा है, मतलब गुरु सबसे श्रेष्ठ धाम है। नेक्स्ट चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी होती है। तो देखिए 3 तो इनके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, जिनका टर्म ऑफ जो आपका ऑफिस होता है वो 4 साल का होता है। अगर हम अन्य मेंबर्स की बात करें तो 52 इसमें अलग अन्य मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कुछ आपके पदेन सदस्य होते हैं जिन्हें हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहेंगे इंग्लिश में, और कुछ आपके नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स आप चेक कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे जो अध्यक्ष है इस समय वो कौन है, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, और सदस्य सचिव जो है श्रीमती किसान यंग शेरपा, जो कि एक आईआरएस है। फंक्शंस देखिए इनके, अब एनसीटीई हम जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है, टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इनका काम क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूजीसी और यूनिवर्सिटीज को जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर अपनी राय देना। इसके अलावा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो किसी भी तरीके के हो, बहुत तरह के होते हैं, डीएलएड की ट्रेनिंग जहां हो रही है, बीएड की ट्रेनिंग जहां हो रही है, तो ये सब के लिए यहाँ पर जो भी नॉर्म्स बनाने हैं उसका काम एनसीटीई का है। फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन जो प्रशिक्षण संस्थान है उनमें जो टीचर्स वहां पर हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, उनकी पे स्केल्स क्या होनी चाहिए, वो भी ये डिसाइड करता है। इसके अलावा करिकुलम डिसाइड करता है टीचर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज और इन सर्विस
टीचर्स के जो है कोर्सेज जो है वो बनाता है ये, टू प्रिपेयर टू स्पेसिफाई मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मतलब जब आप इन प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेंगे तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, कैसे बच्चे इस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, उसके लिए नॉर्म्स ये डिसाइड करता है। ट्यूशन फी, इसके अलावा स्कॉलरशिप किसे मिलेगी, इस तरह की चीजें भी यही डिसाइड करते हैं। नए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्निशन या मान्यता देने का काम है। इसके अलावा जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनमें सर्वे करना टाइम टू टाइम, ये भी इनके काम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है सर्वे करना और टाइम टू टाइम उन सर्वे रिजल्ट्स को क्या करना, पब्लिश करना भी इनका काम है। टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, जितने भी आपके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है पूरी कंट्री में उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा एंकरेज करना टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में जितनी भी इनोवेशन है, जैसे आपने देखा होगा अदर कंट्रीज में जो है कई बार बहुत सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आती है जिनको हम बाद में इंडिया में भी लागू करते हैं। टू प्रिवेंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जितने भी आपके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है अगर उसमें व्यवसायीकरण कहीं पे हो रहा है तो उसको रोकना, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी स्थापित करना, जिससे कि अगर फॉरेन कंट्रीज में भी अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस टीचर एजुकेशन के फील्ड में हो रही है तब उसको ला सके। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी देखिए कब बनी थी, 1945 में, और उस समय जो है इसका काम था जो 3 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, उस समय की अलीगढ़, दिल्ली और बनारस, वो इसके अंतर्गत थी। लेकिन 1947 में इसको इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज को कवर करने के लिए कह दिया गया। 1948 में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, राधाकृष्णन कमीशन, वो बना था, और उन्होंने क्या सजेशन दी थी कि जो आपकी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है उसे कमीशन में चेंज कर दो, उनकी आपकी ये सजेशन थी। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, फॉर्मर शिक्षा मंत्री, उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनॉग्रेट किया था 28 दिसंबर 1953 को, और नवंबर 1956 में यूजीसी को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर देखिए ये किसके अंतर्गत आती है, एचआरडी मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यूजीसी देखिए 6 सेंटर्स इन्होंने बनाए, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में, ताकि ये अपने रीजन वाइज जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली, और फर्स्ट यूजीसी चेयरमैन थे शांति स्वरूप भट्टागर, और अभी कौन है, मामिताला जगदेश कुमार, ये आपके हिंदी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे एम्स, मेन एम इनका क्या था, टू प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटी, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज आपकी इंडिया में रन कर रही है उनमें एक रूपता लाना, उनमें फंडिंग प्रोवाइड करना, उन्हें ग्रांट प्रोवाइड करना, ये इनका मुख्य रूप से इनका लक्ष्य था यूजीसी का। फिर देखिए फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, फिर मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो आपके किसी भी इस तरह की उच्च शिक्षा के उसको तय करना, इसके अलावा टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज में हो रही है उनके मानक तय करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को जितने भी स्टेप्स उठाने उच्च शिक्षा में इंप्रूवमेंट लाने के लिए उसके ऊपर एडवाइस करना, फिर मॉनिटरिंग करना कि आपके कॉलेज और जो आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उनके फील्ड में कैसे ग्रोथ हो सकती है, कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड स्थापित करना यूजीसी नेट और सीएसआई नेट एग्जाम्स के लिए, और फेलोशिप्स प्रोवाइड करना, जेआरएफ एसआरएफ मिलती है ना, और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये यूजीसी के कार्य आ जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम रूसा के नाम से जानते हैं। रूसा देखिए आपका क्या है, ये एक होलिस्टिक स्कीम है, ठीक है, क्या है ये, एक आपकी शिक्षा की एक समग्र योजना है जो कि हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट यानी उच्च शिक्षा में विकास लाने के लिए एमएचआरडी द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब लॉन्च हुई थी, 2013 में लॉन्च हुई थी। किसने की थी, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता क्या है, बेसिकली उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फंडिंग कैसे होती है, कई जगह 70-30 भी होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जनरली स्टेट्स में 65-35 होती है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपकी स्कीम पे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगर जो स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट्स होती है, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होती है, जैसे उत्तराखंड भी आता है जिसमें पहाड़ी इलाके वगैरह, उसमें 90-10 का होता है। 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और 100% होता है यूनियन टेरिटरीज का, क्योंकि वो डायरेक्ट केंद्र से ही क्या होती है, एडमिनिस्टर होती है। फिर देखिए रूसा एम्फेसिस इंप्रूविंग, सबसे पहले रूसा का मुख्य रूप से उच्च शिक्षा में काम क्या है, एक्सेस, इक्विटी और एक्सीलेंस लाना, पहुंच, समानता
और उत्कृष्टता लाना। और बेसिकली अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा एक्सेस, ठीक है। मेन इन्होंने यहाँ पे 4 है, बल्कि एक्सेस की बात की है, पहुंच की बात की है, फिर इन्होंने इक्विटी की बात करी है कि सभी के लिए जो है शिक्षा के दरवाजे खोल दिए जाए, एक्सीलेंस की बात की है यहाँ पर कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो उच्च शिक्षा के काफी ऊंचे किए जाए, और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन की भी बात ये करते हैं। फ्यूचर में हमें किस तरीके से नए नए यहाँ पर चीजें करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, उसकी भी ये बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय इंश्योरिंग कंफर्मिटी टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो आपके जो अलग अलग राज्यों में जो उच्च शिक्षा में काम हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, उनका यहाँ पर कह रहे हैं क्वालिटी या गुणवत्ता जो है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, वो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। सैलेंट फीचर्स देख लेंगे हम क्या है यहाँ पर, बेसिकली वही चीज है, ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव करनी है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज जो है आपकी किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस है जो इनको वो चलाती है उनमें हम किस तरीके से गुणवत्ता लेकर आए, कैसे उनके कार्य को जो है देखा जाए। फिर रिफॉर्म्स लेकर आने हैं एफिलिएशन सिस्टम में, एकेडमिक सिस्टम में। कोई भी कोई कॉलेज होता है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, ठीक है, तो उसको कुछ सर्टेन नॉर्म्स जो है वो आपके पूरे करने होते हैं, तभी एफिलिएशन मिलता है। तो ये एफिलिएशन, एकेडमिक और एग्जामिनेशन सिस्टम्स में हर तरीके से इन्हें क्या लेकर आने, रिफॉर्मेशन लेकर आने। फिर एडिक्वेट एबिलिटी होनी चाहिए क्वालिटी फैकल्टी की, इसको भी इंश्योर करना है। इसके अलावा एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा मिले। एक्सपैंड इंस्टीट्यूशनल बेस बाय क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी। अब यहाँ पर क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल बेस बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पर जो उसकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा में एनरोल हो सके, ठीक है। हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप यहाँ उत्तराखंड में भी देख लो, कॉलेजेस कम है और लोग ज्यादा है, बच्चे एडमिशन सीख करने वाले ज्यादा है। करेक्ट द रीजनल इम्बैलेंसेस इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन। जो रीजनल क्षेत्रीय हमको यहाँ पर इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहे हैं हायर एजुकेशन में स्पेसिफिकली, उसको दूर करना, और साथ ही साथ इंप्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो अलग ऐसे लोग हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी तरीके से हमको उनको जो है यहाँ पर उच्च शिक्षा में पहुंच दिलवानी है। एजर इंपैक्ट देखिए इसका क्या हुआ, रूसा सीक्स टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इन्होंने क्या कहा था कि 2020 तक हम कितना कर लेंगे, 30% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा में ले आएंगे। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हायर एजुकेशन के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका खर्च, उनका स्पेंडिंग जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। तो स्कीम जो है ये अपने सेकेंड फेज में आई कब, 2017 से 20 में, क्योंकि 13 में तो शुरू हुई थी। और यहाँ पर इनका जो मोटो था, मेन वो था, मॉडल था इनका ये था कि 70 न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस यहाँ पर खोले जाएंगे, 8 न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस खोले जाएंगे, एनहांसिंग क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन 10 सेलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड 70 ऑटोनॉमस कॉलेज। अब ये देखिए बहुत डेटा वाइज है, इतना आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कि तो यहाँ पे बस खाली बताया गया है कि क्या इंपैक्ट हुआ या क्या टारगेट इन्होंने अपने लिए रखे थे। मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक तो आप कब बना, किसकी अध्यक्षता बना, या फिर किसने इसको स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें याद रखिए। और एक्सेस इक्विटी एक्सेसिबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो आपको जरूर याद पे रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम अपना लास्ट टॉपिक आज का करेंगे, जो कि है आपका एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है आपका, ये कब बना था, ये 2005 में आपका बना था। ये कमीशन जो किसने बनाया था, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था। 13 जून 2005 को इसका गठन किया गया था। चेयरमैन थे इसके सैम पित्रोदा, ठीक है। वर्किंग इन्होंने अपनी 2006 से स्टार्ट की, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है 2009 तक जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। डिसॉल्व ये हो गई थी 2014 में। मेंबर्स देखिए इसके, ये सब इसके मेंबर्स थे, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। चेयरमैन आपसे पहले भी कई बार पूछ चुका है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके, ऑब्जेक्टिव मेनली ये था, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव था ये था कि भारत को नॉलेज के लेवल पे एक ऊंचा स्तर दे, जिससे कि इसमें क्या आए, एक नॉलेज एज, ज्ञान की बढ़त आए। क्योंकि हमें ऐसा लगा, उस समय ऐसा लगा था कि अगर हमें फॉरेन कंट्रीज के इक्विवेलेंट पे आना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा या उसको इनहेंस करना पड़ेगा। तो एक नॉलेज एज जो है हम लेकर आए, ताकि हम जो अदर कंट्रीज है उनके साथ खड़े हो सके। फिर देखिए इसमें तीन चीजें इन्होंने बोली थी। तो ये कैसे होगी, टू एंश्योर दैट आवर कंट्री बिकम्स अ लीडर इन द स्टेट ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो क्या करना है, क्रिएशन, एप्लीकेशन और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। यानी कि क्या करना है यहाँ पर,
निर्माण, अनुप्रयोग और प्रसार करना है। अब देखो निर्माण की जब हम क्रिएशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको यहाँ पर बेटर किया जाएगा, उसको मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक लेवल पे रिसर्च और इनोवेशन हो रही है, जो लेबोरेटरीज हो रही है, उनको ग्रास रूट लेवल पर ठीक किया जाए, तब ज्यादा अनुसंधान यहाँ पर होगा। और इसके अलावा जो फॉरेन सोर्सेज है नॉलेज के, ठीक है, विदेशों से जो सोर्सेज नॉलेज है उन्हें भी हमें यूज करना आना चाहिए। और यूज कैसे हम कर पाएंगे, जब हम ओपन ट्रेडिंग रिजेम्स में जाएंगे, यानी कि जो आपका जैसे लिबराइजेशन और इन सब के तहत हो रहा था ना, फॉरेन कंट्रीज जब यहाँ आती हैं अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाती हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह की भी शेयरिंग होती है, ठीक है। अगर वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग करेंगी तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी टारगेट क्या है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को यहाँ पर टारगेट किया गया था। और यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, एग्रीकल्चर की, और उसमें इनोवेशन वगैरह सब चीजें बढ़ाई जाए, यानी कि बेसिकली जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसको भी हम लें और इनोवेशंस को भी इंटीग्रेट करके हम अपने अभी के जो सेक्टर्स है उनमें बेहतरी लेकर आए। तो ये एप्लीकेशन हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो इट फोकसेस ऑन इंश्योरिंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। डिसेमिनेट, अब हमें नॉलेज का प्रसार करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, ट्रेडिशनली डिसएडवांटेज लोग जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हमें कहीं ना कहीं शिक्षा तक पहुंचाना है, लिटरेसी लेवल्स को उठाना पड़ेगा, आईसीटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक तक नॉलेज को फैलाने के काम आएगी, डिसेमिनेट करने के काम आएगी। अब देखिए जो रिपोर्ट है कमीशन की, ये रिपोर्ट जो थी 2009 में, जैसा कि मैंने आपको कहा, सबमिट की गई थी और इसका नाम था रिपोर्ट टू द नेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट टू द नेशन किसकी रिपोर्ट है, नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 5 पार्ट्स क्या है, इसे कहते हैं नॉलेज पेंटागन। तो 5 पार्ट्स क्या है, एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ये 5 इसके पार्ट्स हैं। अब इनमें देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है आपका एक्सेस टू नॉलेज। तो पहला भाग ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान तक पहुंच कैसे होगी, इस पार्ट में आपके 7 पॉइंट्स डिस्कस किए गए। पहला पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। तो आपका जो एनकेसी था ना, यही था ये कहने वाला कि देखो इससे पहले क्या हो रहा था, 86वें संविधान संशोधन से 21A में फंडामेंटल राइट बनाकर एजुकेशन को जोड़ दिया गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना क्या है, उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन कहता है कि भाई सिर्फ इस पर मौलिक अधिकार बनाने से काम नहीं चलेगा, इसे एक कानून के रूप में पारित किया जाए, तभी जो है आपका ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये लोग बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, इट शुड बी मेड अ लॉ। लैंग्वेज की बात करते हैं कि टू एक्सेस इंटरनेशनल नॉलेज इंग्लिश शुड बी मेड कंपलसरी फ्रॉम क्लास 1, क्लास 1 से इंग्लिश को कंपलसरी कर देना चाहिए। ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि एक सेंट्रल ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि जो अच्छी किताबें हैं अगर वो किसी एक दूसरी भाषा में है तो उनको इजीली ट्रांसलेट किया जा सके ताकि वो सभी तक पहुंच पाए। फिर देखिए लाइब्रेरी की फैसिलिटीज, ये कहते हैं कि इन्हें शुरू करनी चाहिए, नेशनल मिशन के रूप में इसको आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरीज भी क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इन्होंने कहा है अब ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू हम हर कोई एक्सेस कर पाए, इसके लिए एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनना चाहिए। पोर्टल्स डिजाइन किए जाने चाहिए जहां पर एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट चलेगा और लोग जो है आसानी से अपने काम कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने भी अब देखिए हर चीज के लिए क्या बना दिया, अपने वेब पोर्टल्स बना रखे। आप लोग आज पानी का बिल जमा करते हैं, आप लोग आजकल बिजली का बिल जमा करते हैं, वो भी सब आप किससे कर लेते हैं, इंटरनेट की सहायता से ही कर लेते हैं। फिर देखिए हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी बनाया जाए जहां पर सभी लोगों का डेटा, हेल्थ डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा जन्म से लेकर मृत्यु तक। सेकेंड वाला जो पार्ट आपका आता है वो है नॉलेज कॉन्सेप्ट, और इसके अंतर्गत इन्होंने 11 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। 11 पॉइंट्स क्या है, हम उसको बस खाली ऐसे ही देख लेते हैं। स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन, मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, लीगल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एंड मोर क्वालिटी पीएचडी। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है आपका क्रिएशन। क्रिएशन में देखिए आपके 5 पॉइंट्स आते हैं जो कि है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर में क्या आता है, बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें आपके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह आते हैं। जो आपने कुछ नया डिजाइन किया है, आपकी सोच से विकसित हुआ है, उस पर भी आपका राइट है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही आता है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर चौथा जो आपका पार्ट है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपका 3 पॉइंट्स हैं, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, एग्रीकल्चर, एनहेंसिंग
क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। फिफ्थ पार्ट जो है आपका सर्विसेज, इसमें एक ही पॉइंट है जो कि है ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस को तो हम अलग से एक टॉपिक के रूप में भी पढ़ेंगे। फिर देखिए मेन रिकमेंडेशंस फटाफट देख लेते हैं। तो पहला है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्कूल लेवल पर उसे डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत कर देना चाहिए। अलग अलग लेवल्स पर जो है स्कूल एजुकेशन को एडमिनिस्टर किया जाए। फिर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन IRAHE बनाने की ये बात करते हैं उच्च शिक्षा के लिए। मदर टंग और इंग्लिश दोनों को जो है सिखाया जाना चाहिए क्लास 1 से। फिर देखिए कहते हैं एक सब्जेक्ट जो है क्लास 3 से कम एक सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको सिखाना चाहिए। फिर है कमीशन रिकमेंडेड 1500 यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री, इतनी यूनिवर्सिटीज आपको कंट्री में बनानी है। 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज जो है आपको सेट करनी चाहिए ताकि हायर क्वालिटी की उच्च शिक्षा यहाँ पर मिल सके। इंटरनल इवैल्यूएशन जो है उसको कम से कम 25% मार्क्स दिए जाए, ठीक है, और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करके 50% तक पहुंचाया जाए। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो आपकी इंग्लिश में और रीजनल भाषाओं दोनों में दी जानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट का नाम देना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रिकमेंडेशन है कि वोकेशनल एजुकेशन को आप स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास को। नेशनल लाइब्रेरी मिशन की हमने बात करी, ठीक है, इसको शुरू कर देना चाहिए। नेशनल नॉलेज नेटवर्क की भी हमने बात कर ली। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हेल्थ इंफॉर्मेशन की भी हमने बात की, जहां पर हेल्थ डेटा जो है सबका रिकॉर्ड किया जाएगा। नेशनल वेब बेस्ड पोर्टल्स बनाए जाने चाहिए, जितने भी आपके वाटर, एनर्जी, एनवायरमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज है वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो। इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट्स का ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन में करने के लिए एक नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस जो है वो सेट करनी चाहिए। और अगर हम कॉन्सेप्ट एक्सचेंज एक दूसरे के साथ अदला बदली करना चाहे तो वो किसके लिए, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस टीचर्स के साथ जो है शेयरिंग होनी चाहिए, किसके थ्रू, वेब बेस्ड पोर्टल्स के थ्रू। तो वेब बेस्ड पोर्टल्स यहाँ पे डिजाइन करने चाहिए जिसमें टीचर्स एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज वगैरह सब शेयर कर सके। तो ये था आपका टोटल एमकेसी का टॉपिक। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रह रही होंगी। अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल है, आपको सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप हमें लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।